person in this conference. Good morning, class. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसा गया पेपर कल का? अरे सर पेपर तो क्या हुआ? सिलेबस से बाहर था।
आउट ऑफ सिलेबस कह देना टीचर को, सब नंबर दे दें हम लोग को। यही सिलेबस आपने जो चीजें पढ़ा। चल रही है कल से, क्योंकि टीचर्स भी यही कह रहे हैं कि जो ड्यू की टीचर्स की मीटिंग हुई थी उनमें जितने भी गाइडलाइंस थी कोई फॉलो नहीं हुई। ना कोई इंटरनल चॉइस थी, 3 क्वेश्चन पेपर से बाहर के थे, मतलब हमारे 5 दिन में से 3 करने थे। तो 2 जो आए थे वो तो हमारे सिलेबस में ही नहीं थे, मतलब उनमें एडजस्टमेंट्स ऐसी थी जो हमारे सिलेबस की नहीं थी, तो वो किसी ने करा नहीं होगा। और जो 3 करे वो भी काफी टाइम टेकिंग थे। हो गया, मतलब आंसर्स तो मिल ही गए थे, निकल गए थे, बट कह रहे हैं मिल कि गए थे कि निकल गए थे? दोबारा करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, और यश कैसे हो? फाइन। बहुत अच्छे हैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट आई थिंक हमने साउंड पे छोड़ा था ना, साउंड के बारे में पढ़ रहे थे। बस इसको इंक्रीज कर दें। हाँ, साउंड पे अगर पहुंच जाए फटाफट। न्यूटन के लॉ देख लिए थे हमने, ये देख लिए थे, ऑसिलेशंस पढ़ लिया था, वेव्स पढ़ लिया था। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ ली थी। हाँ, साउंड के बारे में था। हाँ, कल जो हम लोग देख रहे थे लास्ट पॉइंट, हमने ये छोड़ा था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। और देयर आर थ्री टाइप्स होते हैं वेव्स के। क्या थ्री टाइप्स होते हैं आपके? एक होती है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मैंने बताया था, रेंज होती है 0 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। इंफ्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती है जिनकी रेंज क्या होती है, 0 to 20,000 हर्ट्ज। वो हमारी होती है इंफ्रासोनिक। और मैंने बताया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है या भूकंप आता है, तो हमारी क्या होती है, हमारी इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती है, हमारी ओरिजिनेट होती है। अगली होती है ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स क्या होती है? ऑडिबल वेव्स वो वेव्स होती है जो हम सुन सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, तो दैट आर कॉल्ड द ऑडिबल वेव्स। तो ऑडिबल वेव्स की रेंज होती है, प्लीज ये याद रखना, कई बार पेपर में पूछी गई है, 20 से 20,000 हर्ट्ज जो होती है ये ऑडिबल होती है, जो हम लोग सुन सकते हैं बेसिकली। ठीक है, दैट इज ऑडिबल वेव्स। अगली होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होती हैं जो हम सुन नहीं सकते बेसिकली। दीज आर द वेव्स विच आर नॉट ऑडिबल टू अस। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बच्चा बेसिकली पैदा होता है, मतलब जब इन्फेंट बेबी होता है, जब चाइल्ड होता है बच्चा, तो वो ये अल्ट्रासोनिक वेव सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव सुन सकता है। तभी कहते हैं ना कि हल्की सी आवाज, जब बच्चा पैदा होता है, हल्की सी आवाज कोई भी गिरने की होती है तो तुरंत बच्चा उठ जाता है। ठीक है। वो हमें नहीं सुनाई पड़ती, बट इवन जो चाइल्ड होता है, जो इन्फेंट बेबी होता है, वो उठ जाता है। जब हम लोग इन्फेंट बेबी की स्टेज में थे, तो वी आर ऑडिबल, वी आर इवन हियर द अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑल्सो। और अल्ट्रासोनिक की जो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो प्लीज बाय हार्ट से ये तीनों को रिमेंबर कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ ली जाती है कि ऑडिबल की रेंज क्या होती है। चार ऑप्शन में दे सकते हैं कि ऑडिबल की क्या होती है, अल्ट्रासोनिक की रेंज क्या होती है, या इंफ्रासोनिक की रेंज क्या होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिए, सबसे पहले साउंड, अगर मेरी आवाज आ रही है अब तक, तो क्यों आ रही है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ड्यू टू रिफ्लेक्शन। देखो क्या हो रहा है, जैसे ये मेरा माइक है, अब माइक में मैंने आवाज बोली, तो माइक में क्या हो रही है, जो आवाज जो हो रही है इस पे टकरा रही है, ये माइक पे आवाज टकरा रही है। और इस टकराने से क्या हो रही है, वो जो सिग्नल्स है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, उसकी फॉर्म में क्या हो रही है, आपके माइक तक पहुंच रही है। अब फिर जब आप क्या हो रहे हो, उस पर रेस्पॉन्स दे रहे हो माइक पे, तो माइक पे आवाज टकरा रही है, फिर वहां से टकरा के इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में मेरे पास आवाज मेरे कान तक आ रही है। मतलब ये रिफ्लेक्शन के कारण, मतलब ये जो साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम, तो ड्यू टू द फेनोमेनन, ये क्यों फेनोमेनन होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। ठीक है। यही चीज क्या कहलाती है, हमारी रिफ्लेक्शन कहलाती है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा है ना, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन स्ट्राइक द हार्ड सरफेस, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये जिस लिखा है ना, वर्किंग ऑफ मेगाफोन, साउंड बोर्ड्स, ईयर ट्रम्पेट आर बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यही जो मैंने बताया, जो हमारा माइक्रोफोन है, ठीक है, ये बेसिकली जो स्पीकर है, जो माइक्रोफोन है, वो क्या करता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन के फेनोमेनन में काम करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के फेनोमेनन पे काम करता है। ठीक है। अच्छा यशिका, कल आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि वो वाला जो ऐसा होता है, जनरली वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है ऐसा, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। कल क्वेश्चन पूछा था सर, ऐसे कौन सा फेनोमेनन होता है जिसकी वजह से आवाज हमें सुनाई पड़ती है, बेसिकली दैट इज अ फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन।
वो रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन ही होता है। ऐसा कुछ बहुत उसके पीछे साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने काफी सर्च किया था उसके बारे में जो आपने पूछा था, बट मुझे जो जहां तक एक फेनोमेनन अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी और फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो चीज मुझे पता चली, वो चीज मुझे फिजिक्स के बारे में बेसिकली रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन पता चला। ये सब रिफ्लेक्शन के कारण ही ऐसा होता है कि साउंड क्या होती है वापस टकरा के हमें सुनाई पड़ती है। इट इज अ फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है इसमें, टेक्स प्लेस आपका होता है। तो ये रिफ्लेक्शन के बारे में था। अब क्लास होता है, देखो इको क्या होता है। इको क्या होता है, जैसे इको सबसे देखो, इको क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। अब क्या होता है, जैसे कोई, जैसे दीवार है, दीवार पे हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैंने दीवार की साइड मैंने मूव कर लिया, तो क्या कर लिया, दीवार से मेरी आवाज गई, ठीक है, टकरा के वापस आ गई। तो ये चीज क्या कराती है, रिफ्लेक्शन। जो इको होता है ना, इको रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। इको मतलब समझते हो ना, आवाज गूंजना, कहते हैं ना कि आवाज गूंज रही है। ये आवाज गूंजना ही क्या होती है, साइंस की टर्मिनोलॉजीज में इसको इको बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड द इको। यस शशिका, एनी डाउट, कोई भी डाउट हो? हाँ हाँ, लाइव क्लास में भी बहुत बार इको होता है। आई नो डेट द इशू जो होता था, हाँ। काफी बच्चे जब हो जाते तो बहुत ज्यादा इको होता था, बच्चे कहते थे हाँ इको हो रहा है बहुत ज्यादा सर, आवाज बहुत ज्यादा आपकी गूंज रही है, ठीक है। हाँ, ये वही चीज, वही वाला इको है। और ये इको क्यों हो रहा है यशिका, ये इको रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। ये साउंड क्या करती, रिफ्लेक्ट होती, जिसके कारण ये इको हमारा होता है हमारा, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो हमारा इको होता है उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए होता है। पेपर में कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो हमारा इको के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो हमारा था 17 मीटर। 17 मीटर अगर है तो हमारा इको होगा, अदरवाइज इको नहीं होगा। प्लीज याद कर लेना। और होने के लिए द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड रिफ्लेक्टिंग शुड बी 17 मीटर। 17, यस। आप पीडीएफ में देखो 17, 17 वाला, इट इज 17, 17, 17 पे है खतरा, वो वाला 17, ठीक है। ठीक है। तो 17 है ये आपका, 17 मीटर होना चाहिए, मीटर, ठीक है, 17 मीटर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा क्या कहलाता है, ये चीज कहलाती है। अब एक फेनोमेनन होता है, मैं आपको समझाता हूँ, रिवर्बरेशन। अगला पॉइंट क्या है हमारा, एक फेनोमेनन होता है रिवर्बरेशन। क्या होता है, देखो रिवर्बरेशन। तो ये जो मैंने टर्मिनोलॉजी लिखी है, ये टर्मिनोलॉजी आपके मैंने चैट बॉक्स में लिखी है। अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। रिवर्बरेशन होता अराइजेज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिवर्बरेशन देखो कब का होता है, जब आप लोग थिएटर्स में जाते हो, थिएटर्स में जाते हो ना, जब फिल्म्स वगैरह देखने जाते हो या मूवीज देखने जाते हो, व्हेन यू गो टू द थिएटर, तो वहां पे क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, अलग अलग पोजीशन पे क्या होते हैं, स्पीकर्स लगे होते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द थिएटर द स्पीकर्स आर प्रेजेंट, and due to the large number of multiple of speakers, the multiple reflection of sound takes place. If the multiple of sound takes place, that is called reverberation. इसको क्या बोलते हैं, reverberation बोलते हैं। तो reverberation समझ में आया यशिका, यश आप लोगों को, कि reverberation क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जो हमारे सिनेमा घर में हम लोग जाते हैं ना मूवीज देखने, तो मूवीज में आप देखते हो ना, आवाज आ रही है, इधर से भी आवाज आ रही है, उधर से भी आवाज आ रही है, कान में ऐसा लग रहा है, तब अच्छा लगता है आपको मूवी देखने में। तो वही चीज क्या होती है, रिवर्बरेशन कहते हैं। जैसे आप अपने घर में भी रिवर्बरेशन कर सकते हो, अपना स्पीकर लो, ठीक है, या वूफर वगैरह, यस यू आर राइट, वूफर भी कह सकते हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट यशिका। आप समझ गए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जो पार्टीज वगैरह आप लोग करते हो तो आप लोग खूब सारे स्पीकर्स लगाते हो, एंड एंजॉयिंग डांसिंग एंड सिंगिंग एंड ऑल, ठीक है। तो यही सब चीजें क्या, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। दैट मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। इसी को हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक बात मैं बताता हूँ कि देखो, जब आप लोग मूवीज देखने जाते हो ना, तो मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन बहुत हार्मफुल भी होता है, ठीक है। अब जब आप मूवीज वगैरह देखने जाते हो तो ये, अगर तभी देखते हो, आप देखते हो ना कि मूवीज वगैरह में कारपेट बिछी होती है। जब थिएटर्स वगैरह देखने जाते हो तो थिएटर वगैरह में आप देखो ना, कारपेट बिछी होती है, कारपेट बिछी होती है। इवन जो कर्टेन्स होते हैं, कर्टेन्स लगे होते हैं, ठीक है। और इवन में इस तरीके से आपने देखा होगा, और शटर इस तरीके से ओपन होता है, वो क्यों होता है पता है, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमें कभी कभी हार्मफुल भी होता है हमारे लिए। क्योंकि अब ना, इफ क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो सकता है, तो हम बहरे भी हो सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग थिएटर्स वगैरह में जाते हैं तो हमारी कारपेट्स बिछी होती हैं और ये सब बिछी होती हैं। ये सब क्यों होती हैं? क्योंकि वो जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ साउंड हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए जो ऑडिबल है, वो हमारे कानों तक पहुंचती है। बाकी रेस्ट ऑफ द मल्टीपल साउंड आर एब्जॉर्ब बाय द कर्टेन्स, एब्जॉर्ब बाय द कारपेट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द थिएटर्स। जो थिएटर्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए जब भी आप लोग जाते हो ना, ये सजावट के लिए नहीं होता थिएटर्स के अंदर, ये इसका पर्पस होता है। इसका पर्पस ये होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की साउंड को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करेंगे ताकि जितनी साउंड हमारे कान में जानी चाहिए उतनी जाए। क्योंकि अगर ये पर्दे वर्दे नहीं होंगे तो आप बहरे हो जाओगे, तो बिकम अ डीफ होता है रिवर्बरेशन। मतलब रिवर्बरेशन को कंट्रोल करने के लिए, इफ यू वांट टू कंट्रोल द रिवर्बरेशन इन द थिएटर, वी हैव टू we have to implement the, yeah, we have to just spread the carpets and curtains, and these are the things which are present which help in absorb the multiple reflection of the sound, so the limited amount of sound which reach to our ears, so that क्योंकि हमारी ears की भी क्या होती है, resistance of sound की vision है, मतलब देखने सॉरी सुनने की एक क्षमता होती है। अगर एक क्षमता सेट करती है तो यही चीज क्या कहलाती है, हमारी रिवर्बरेशन कहलाती है। तो इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज रिवर्बरेशन? यशिका क्लियर है? यश क्लियर है आपको? यश क्लियर है ना कि रिवर्बरेशन होता क्या है? रिवर्बरेशन ये चीज कहलाती है। रिवर्बरेशन नहीं हो तो यही सब चीजें इसमें पर्दे वर्दे का पेपर में आपसे पूछ सकता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है। तो आपका आंसर क्या टिक होगा? आपका आंसर सीधा टिक होगा। आपका ठीक आंसर सीधा क्या होगा? रिवर्बरेशन आपका कहलाता है। इफ यू वांट टू कंट्रोल द रिवर्बरेशन वी हैव टू स्प्रेड द कर्टेन्स, we have to spread the carpets and these all things, okay। अब क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है, अभी हम लाइट में भी पढ़ेंगे, लाइट में भी रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट जब स्ट्राइक होती है हार्ड सरफेस पे तो रिफ्लेक्ट होकर आती है। जैसे ना कोई सब्सटेंस है, अब सब्सटेंस अगर अंधेरे में रखा है तो आप नहीं देख सकते उसको। जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है ना, जैसे बल्ब से लाइट गई या किस तरीके से लाइट गई, अब अगर ये लाइट ना होती ना तो मेरी चेहरा बिल्कुल आपको काला दिखाई पड़ता। यू आर नॉट एबल टू सी माई फेस इफ द लाइट इज नॉट प्रेजेंट विच इज प्रेजेंट एट माई बैक। अगर ये नहीं होती तो शायद मेरा चेहरा आपको नहीं दिखाई पड़ता। तो ये लाइट क्या होती है, यही लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है, तो आप मेरे चेहरे को क्या कर सकते हो, इजिली देख सकते हो। ये रिफ्लेक्शन है, ये सब चीजें। अब अगली चीज होती है हमारी रेयर फ्रैक्शन। अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारी क्या होती है, रेयर फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, देखो रेयर फ्रैक्शन आपका क्या होता है बताना। देखो रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, आपके मीडियम चेंज हो जाता है, कुछ नहीं, मीडियम चेंज होता है मैडम। मीडियम क्या होता है, माध्यम चेंज होता है। जैसे लाइट क्या होती है, जैसे आपने बचपन में देखा होगा, मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। देखो अगर जैसे यशिका ने तो नहीं करा होगा एक्सपेरिमेंट, आई थिंक सो, बट यश ने किया होगा बिकॉज ही बिलोंग्स टू द मेडिकल, बिकॉज यू आर बिलोंग्स टू द मेडिकल डिपार्टमेंट। तो आपने देखा होगा, एक प्रिज्म देखा होगा आपने। हैव यू फेमिलियर विद द प्रिज्म? एक प्रिज्म होता था और एक ग्लास स्लैब होती थी। अगर आपने देखा होगा सही से, ग्लास स्लैब होती थी, एक ग्लास स्लैब होती थी। उस ग्लास स्लैब को हम लोग पहले ड्रॉन करते थे, इस तरीके से रखते थे। 12th में एक्सपेरिमेंट था, इस तरीके से हम लोग ड्रॉन करते थे। अब क्या होता था, जो ग्लास स्लैब है वो आप दिख रही है, वो ग्लास स्लैब कैसी है, जैसे मान लो कि ये ग्लास स्लैब है, ये जैसे क्या है, ये ग्लास स्लैब है, ये चीज क्या है, ग्लास स्लैब है। ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है बट इट्स माय ग्लास स्लैब। मान लो ये ग्लास स्लैब है। अब क्या होता है, ये सॉलिड मीडियम है, ये सॉलिड मीडियम है। अब क्या हुई, इस पे एक लाइट रिफ्लेक्ट हुई, इस पे एक लाइट रिफ्लेक्ट हुई। अब लाइट का कैसा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम कहलाता है। ये मीडियम कैसा कहलाता है, ये शिका, इसका डेंसर मीडियम। क्योंकि क्या है, क्योंकि ये डेंस है, सॉलिड है। अब जब इस पे लाइट पड़ती है, इस तरीके से लाइट जब रिफ्लेक्ट पड़ती है तो लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर मीडियम चेंज हो रहा है। अभी लाइट कैसा, रेयर मीडियम। ये जो बाहर वाला मीडियम होता है ना, एयर वाला, दैट इज कॉल्ड रेयर मीडियम। एयर वाले मीडियम को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेयर मीडियम बोलते हैं। एयर वाले मीडियम को हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम। ठीक है, अब लाइट क्या हुई हमारी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हुई, रिफ्लेक्ट हुई। तो ये जो फेनोमेनन होता है इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, अभी लिखा हुआ है, व्हेन अ साउंड वेव, साउंड के अंदर भी रेयर फ्रैक्शन होता है। व्हेन अ साउंड वेव्स मूव्स फ्रॉम वन मैकेनिकल मीडियम टू अनदर मैकेनिकल मीडियम, इट्स सो अ डेविएशन। अब ये डेविएशन होता है कुछ पाथ में। ठीक है, अब एक पॉइंट नोट करना अपने कॉपी के अंदर, व्हेन अ लाइट और साउंड, नोट करो, मैं लिख देता हूँ चलो चैट बॉक्स में। व्हेन अ साउंड इज, ये पेपर में कहीं पूछा था, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर to denser, they deviate towards the normal।
ये क्या होते हैं? डेविएट्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, यहाँ नहीं लिखा बट मैं आपको देखो समझा देता हूँ इसको। देखो इस तरीके से, देखो ये क्लास लैब हो गई हमारी, ठीक है। ये देखो, ये बाहर वाला मीडियम कैसा होता है? आर, ठीक है। और ये अंदर वाला मीडियम क्या होता है? डी होता है, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब लाइट क्या हुई हमारे रेयरर से डेंसर की तरफ आई, ठीक है। रेयरर से क्या हुई? डेंसर की तरफ आई, इस तरीके से देखो ये, ठीक है। अब ये क्या हुई? डेविएट हो जाएगी। अब ये डेविएट, ये जो लाइन दिख रही ना, ये लाइन क्या होती है? हमारी नॉर्मल कहलाती है। ये लाइन क्या कहलाती है? हमारी नॉर्मल रे कहलाती है। तो ये क्या लाइट रिफ्लेक्ट होगी? ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये साउंड भी रिफ्लेक्ट होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब लाइट कभी रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट हमारी होती है, ठीक है। अगर ये लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज है, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर ये क्या होगी? डेंसर से कहाँ जाएगी? डेंसर से रेयर जाएगी, ठीक है। तो ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। कभी कभी पूछ ले जाता है कि रेयर से डेंसर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है, तो कैसे जाती है? ये सब क्यों होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ये क्लियर है सबको? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? और ये जो पॉइंट मैंने बताया, इस पॉइंट को अपने कॉपी के अंदर लिख लेना। ये रेयरर मीडियम क्या आता है? डेंसर मीडियम क्या आता है? अगर रेयर से डेंसर में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस तरीके से डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यशिका क्लियर है? यश क्लियर है आपको? आई थिंक क्लियर होगा। नोट डाउन कर लेना, यहाँ अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बहुत सिंपल सी और मैंने लेमैन लैंग्वेज में समझाया, और यही भाषा में लिखा हुआ है। देखो मैं कभी भी रीडिंग करने में मुझे मजा नहीं आता, मुझे समझाने में ज्यादा मजा आता है। अब मैं रीड कर दूंगा, वही लिखा है पॉइंट आप पढ़ लोगे तो फायदा नहीं है यार। जब तक चीजें प्रॉपर आपको समझ में नहीं आए कि ये होता क्या है, फेनोमेनन क्या होता है, साइंस यही चीज है। साइंस एक समझने का सब्जेक्ट है जो आपके आसपास चीजें चल रही है। फिजिक्स है क्या? फिजिक्स क्या है? वॉट एवर द नेचुरल फेनोमेनन्स, व्हाट आर द एप्लीकेशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग, and you have to know that things with the help of the scientific terminologies. That scientific terminologies, that is science. खत्म। आपने हर चीज देखी, बस मैं उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज में बता रहा हूँ, तो वो चीज आपको क्या होती है? क्लैरिटी हो रही है। हाँ ये चीजें होती हैं जो हमें फिजिक्स के अंदर पढ़ी थी हमने बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है हमारी रिफ्लेक्शन कहलाती है, ठीक है। चलो अब अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं अगला क्या होता है आपका। एक मिनट, अगला होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होता है, देखो ये फेनोमेनन होता है रिफ्लेक्शन, क्योंकि क्या होता है इनसे पेपर में जो क्वेश्चन आता है, जस्ट द एग्जामिनर गिव यू द डेफिनेशन and give the statement and ask you from you what terminologies or what phenomenon it is called. In this way the examiner asks the question from you. This is the way by which the examiner asks a question. Okay, अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो डिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता कि जो साउंड की अगर एजेस के अकॉर्डिंग, जैसे क्या होता है कभी क्या होती है जो साउंड अगर आपकी रिफ्लेक्ट हो एजेस से, एज एज जो होते हैं ना, एज कोने जो होते हैं, तो कोने कोने से होते हैं। मतलब अगर लाइट मतलब इस तरीके से होती है, जैसे मान लिया कोई ये लाइट है, अब लाइट क्या हुई यहाँ पे ना पड़ के यहाँ पड़ गई लाइट, ले साउंड कोई भी आपकी यहाँ पड़ी एज पे। एज ये होते हैं ना आपके, एज होते हैं, और एज पे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होती है इस तरीके से, एजेस पे पड़ती है और इस तरीके से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरीके के फेनोमेनन को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इस तरीके के फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरीके के फेनोमेनन को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। आप लिखा देखो, व्हेन साउंड वेव्स ओरिजिनेटेड बाय द वाइब्रेटिंग सोर्स, वाइब्रेटिंग सोर्स से साउंड वेव चलती है, दे स्प्रेड इन द मीडियम इफ द मीडियम इज होमोजेनियस। मीडियम तो होमोजेनियस है, होमोजेनियस मतलब इक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स है, बट इट बेंडिंग ऑफ द साउंड वेव्स अराउंड द एजेस, लिखा है ना अराउंड द एजेस, क्या होती है इसका? बेंडिंग ऑफ साउंड होता है, विच इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन से भी क्या होती है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे देखो, जैसे अभी एग्जांपल बताता हूँ, देखो डिफ्रैक्शन कैसे होता है। जैसे जैसे कभी कभी मैं स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास ली, मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है, तो यशिका जैसे बोलती थी कि सर मैं अपना स्पीकर नहीं खोलूंगी, ये पीछे वो सब्जी वाला आवाज आती है, ठीक है, सब्जी वाली की आवाज आती है,
ठीक है, इधर मेरी आवाज भी मिक्स हो रही है, इधर मेरी आवाज भी आ रही है, उधर सब्जी वाली की आवाज जो आ रही है वो मुझे भी सुनाई पड़ रही है। मतलब कोई भी डिस्टरबेंसेस अगर आपकी सराउंडिंग्स में हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं और वो ऑडिबल मुझे भी हो रहे हैं और आपको भी ऑडिबल हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यही चीज क्या कहलाती है? डिफ्रैक्शन कहलाती है। समझ गए? The sound waves diffracted broadly from one easily ears and the voice of another person. यही चीज क्या कहलाती है? अरे यही तो साइंस है यार यशिका। सर कह रहे हैं यशिका को पीछे नहीं छोड़ा। देखो आपने, देखो ये चीजें तो देखो आपको नेचुरल चीज दिखाई पड़ रही है, ठीक है, तो यही चीज है। अब जैसे कोई भी यश है, यश अभी मान लिया कोई उसके सराउंडिंग में या पीछे से पता चला मम्मी भी डांट रही हो आपको और एकदम से कोई भी आपके पीछे से कोई फादर है आपके कोई भी डांट रहा हो, तो आपको लगता नहीं है यार कहीं ऐसा ना हो सर सुन ले तो सर को बुरा लग जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे महसूस होगा, तो मैं अपना ऑडिबल नहीं करती हूँ, माइक्रोफोन बंद करके रखती हूँ, ये सब चीजें। तो यही चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, इसी को डिफ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। और सर अभी बूढ़े वाली लेडी आई हुई है सच्चे भारत वाली। ओ माय गॉड। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर दिया हमने देश से अपना वादा, हाँ सही है। जाना नहीं। उसने मुझे वेन आई रुकी तो उसने मुझे सुबह सुबह संडे वाले दिन आराम से सोने को मिलता था, उसमें सुबह सुबह वो रेडी वाला आवाज करता था, गॉड इतना इरिटेट होता था ना, बिल्कुल बगल से जा रहा था, ठीक है। और ऊपर से मेरी जो आंटी थी वहां जहाँ पे रहता था, तो आंटी वो कहती थी बेटा कूड़ा तो फेंक दो, तब और इरिटेशन होती थी मुझे। ओ माय गॉड। स्वच्छ भारत का इरादा, मैंने कहा ठीक है भाई कूड़ा मैं फेंक दूंगा जाके, सोने दो मुझे। चलो यही चीजें होती हैं, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट्स क्या होते हैं? नॉइस पोल्यूशन। हाँ, बड़ा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ओके, नॉइस पोल्यूशन मुझे बर्दाश्त नहीं है, चाहे एयर पोल्यूशन चाहे बाकी पोल्यूशन कर लो, आई नेवर बियर्ड अ नॉइस पोल्यूशन व्हेन आई एम स्लीपिंग इन दैट कंडीशन। मुझे बर्दाश्त नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। चलो अब अगली चीज देखते हैं हम लोग क्लास, आपका डॉपलर इफेक्ट्स क्या होता है। देखो डॉपलर इफेक्ट क्या होते हैं, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉपलर इफेक्ट, कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। देखो मैं आपको सिंपल सी लेमैन लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, देखो इसमें कई फेनोमेनन बनता है, जैसे ट्रेन आती है, ठीक है। अब जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, है ना, आप आपकी ट्रेन हो गई लेट, ठीक है लेट हो गई बहुत ज्यादा, और आप कह रहे हो यार मैं स्टेशन पे बैठा हूँ या बैठी हूँ इतने घंटे हो गए अभी तक ये ट्रेन नहीं आई, ठीक है। तो जब ट्रेन होती बहुत दूर तो एक हल्की सी सायरन की आवाज आती है, हल्की सी सायरन आती है तो हल्की सी आवाज आती है, हल्की सी साउंड की फ्रीक्वेंसी आती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली, तो आपको सुनाई पड़ती है अरे यार देखो कोई ट्रेन आ रही है लग रहा है, ठीक है। अब वो ट्रेन आ रही आ जाती है, ठीक। तो बेसिकली क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, आप जब यहाँ पे खड़े हो स्टेशन पे, ठीक है, और ट्रेन कहीं दूर से आवाज आ रही है उसकी, ठीक है, तो एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है। अब क्या होता है जब वो ट्रेन क्या होती है रेलवे स्टेशन के पास आ जाती है या रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर होने वाली होती है, तो जो आवाज होती है, जो आवाज जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, वो आपको ज्यादा सुनाई पड़ती है ना, दिखाई पड़ता है। और जब बिल्कुल बगल में आ जाती है तो ऐसा लग रहा है कान ही फाड़ देगी पूरा, ऐसा लगता है बिल्कुल, है ना। यस, तो ये जो शिफ्टिंग है बेसिकली एपरेंट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सोर्स टू अ रिलेटिव मोशन, यही चीज क्या कहलाती है, हमारा डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। तो पेपर में आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो एपरेंट, ये डेफिनेशन देखिए, एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। सोर्स क्या है, जैसे ट्रेन एक सोर्स है और आप क्या है ऑब्जर्वर हो, यू हैव टू हियरिंग, यू आर द ऑब्जर्वर एंड द ट्रेन इज द सोर्स एंड द ट्रेन इज टू फार बिहाइंड फ्रॉम यू, तो आपको हल्की सी आवाज सुनाई पड़ेगी। जब वो ट्रेन एंटर करेगी तो आपको थोड़ी सी और ज्यादा आवाज सुननी चाहिए, तब बिल्कुल बगल में ही आगे खड़ी हो जाएगी, तो ऐसा लग रहा है ये तो कब वक्त लग रहा है कि हमारा कान ही फट जाएगी पूरा। तो ये जो बेसिकली चेंज इन फ्रीक्वेंसी है साउंड की, ये चीज कहलाती है हमारी डॉपलर इफेक्ट। अब पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि जो डॉपलर इफेक्ट होता है, ये डॉपलर इफेक्ट फेनोमेनन किस चीज में यूज किया जाता है, किस पर्पज से यूज होता है, लाइट में यूज होता है, साउंड में यूज होता है,
कि हीट में यूज होता है कि किसी नन ऑफ में यूज होता है। तो आपका आंसर होगा कि डॉपलर इफेक्ट, हमें सर ने ये बताया था, ये डॉपलर इफेक्ट जो फेनोमेनन होता है ये जनरली चेंज इन फ्रीक्वेंसी का फेनोमेनन होता है, तो ये साउंड के अंदर होता है। योर आंसर शुड बी अ साउंड। कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉपलर इफेक्ट, ये डेफिनेशन देके आपसे डॉपलर इफेक्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। अब इसके डॉपलर इफेक्ट की फेनोमेनन क्या होता है, देखो जो पुलिस जो पकड़ती है ना चोर को, ये डॉपलर इफेक्ट होता है बेसिकली इसके अंदर। अब इसको एप्लीकेशन देखते हैं क्या क्या, देखो ठीक है, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। अभी तक क्लियर होगा आई थिंक सो कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट ये चीज कहलाती है हमारी, ठीक है, इट्स अ फेनोमेनन कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। आई थिंक सबको, देखो जब मैं पूछूं यस लिख देना बस, जहां डाउट हो तुरंत उठना ना कि सर मुझे ये डाउट है मुझे समझ। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, द मेजरमेंट ऑफ डॉपलर शिफ्ट बेस्ड ऑन द डॉपलर इफेक्ट हैज बीन यूज्ड बाय पुलिस। ये पुलिस की द्वारा यूज करा जाता है, बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग ऑफ द व्हीकल्स। कभी कभी होती है ना कि देख, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे आजकल देखो एक नया सिस्टम भी चालू हो गया है। नया सिस्टम कैसे चालू हो गया है कि आज चालान काटने का नया सिस्टम चालू हो गया है। जैसे क्या होता है, कभी कभी ट्रैफिक लाइट होती है, when somebody breaks the rules and just cross the ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेड लाइट, रेड लाइट के टाइम पे अगर कोई क्रॉस कर जाता है तो आपने देखा होगा जो वो मतलब कि पुलिस मैन वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं साइड में इस तरीके से। दिल्ली वगैरह में तो जल्दी क्या है कि ऑटोमेटिक चालान कट जाता है। कई जगह ऐसी हैं जो बेसिकली जहाँ पे आपके वीआईपी इलाके वगैरह हैं वहां पे तो ऑटोमेटिक चालान कट जाता है इफ यू आर जस्ट ब्रेकिंग द रूल्स। आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि वहां के अंदर ऐसे कैमरे सिस्टम्स लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, अगर आप ब्रेक रूल करते हो तो तुरंत चालान कट जाता है। लेकिन क्या होते हैं बेसिकली कुछ लोग क्या होते हैं, अगर पुलिस मैन वगैरह होते हैं तो फोटो खींच लेते हैं, वो जस्ट क्लिक द फोटोज ऑफ योर व्हीकल। और वो जब फोटो खींचते हैं ना तो उसके अंदर वो स्पीड जो एक्चुअल स्पीड भी होनी चाहिए वो भी क्या होती है उस व्हीकल की मेजर हो जाती है उसके अंदर। तो एक चालान काटने का बेसिकली एक मुद्दा मिल जाता है उन लोग को कि इन्होंने इतनी स्पीड से चलाई। देखते हैं ना कभी कभी आप लोग व्हेन यू आर गोइंग टू समबडी या रोड्स पे चलते तो आप लोग मिनिमम स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा स्पीड करोगे तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है बेसिकली। तो ये सब चीजें क्या होती है जस्ट डॉपलर इफेक्ट होती है। एट एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के अंदर जो देखते हैं ना कि एयरपोर्ट्स के अंदर पता चलता है कि लाइट्स जल रही हैं बेसिकली, साउंड पता चल रही है, तो एयरपोर्ट्स के अंदर भी क्या होते हैं हम लोग, ये डॉपलर इफेक्ट हमारा यूज होता है। तो यही चीज क्या है, apparent shift in the frequency of the sound between the source and the observer, that is called the Doppler effect. To study heart and blood flow, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है बेसिकली हार्ट से ठीक है लंग्स तक जा रहा है, तो ये चीज क्या है, ये सब डॉपलर इफेक्ट क्या है, क्योंकि साउंड आवाज आती है ना, दिल जो होता है लप डप करता है बेसिकली, ये चीज यही चीज क्या है, ये सब डॉपलर इफेक्ट है, मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। कहीं भी ऐसी चीजें दिखे वो चीज डॉपलर इफेक्ट का फेनोमेनन होती है। अभी एप्लीकेशन आपको दे देगा, आपसे एप्लीकेशन दे देगा और एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा इफेक्ट है, पुलिस के अंदर एयरपोर्ट के अंदर ये कौन सा इफेक्ट है, आप बता दो ये इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट है जो हमारे साथ में पढ़ाया था। दैट्स इट। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला होता है सोनार, ठीक है। सोनार तो सब जानते होंगे, सोनार क्या होता है, साउंड। यस यशी का कुछ पूछना चाह रही है, ये भी लिखना है, हमारे सर ने हमें पढ़ाया था, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। यशिका इट्स अ एमसी टाइप क्वेश्चन, यू कैन नॉट रिटन एनीथिंग, बट मुझे आप बता देना कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ लिखते लिखते का पेपर ना छोड़ देना तुम, ये तो ये घंटे का पेपर होता है। पेपर में भी ध्यान दे देना। ओके, प्लूटस का प्रमोशन विद योर एड्रेस, थैंक यू सो मच। प्लूटस का जरूर करना भाई, हमारा करो ना करो लेकिन प्लूटस का जरूर करना, ठीक है। चलो तो यार बस आप लोगों का सिलेक्शन हो, बस हम यही चीजें चाहते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी मंजिल को पाओ, यही हमारा एक उद्देश्य है जो टीचर, और आपका सिलेक्शन होगा तो खुशी हमें होगी बहुत ज्यादा। इवन अभी एक मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी में, he sent me a photo और पिक्चर्स कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, नाउ आई एम वर्किंग एज सीआईएसएफ, सीआईएसएफ में उसका सिलेक्शन हुआ है। उसके 93 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, जो उसको चाहिए था वो उसको मंजिल मिल गई।
उसने काफी ज्यादा हार्डवर्क करा, काफी ज्यादा हार्डवर्क करा, काफी ज्यादा एडवाइसेस लिए मुझसे, मैंने उसको एडवाइसेस में सजेस्ट करा। ठीक है, इवन उसके पेरेंट्स भी आए थे एक बार, वो बहुत शैतान था। उसने मुझे बोला कि सर प्लीज मुझे बचा लेना, मेरे पेरेंट्स हैं। एक सर तो उसकी बहुत ज्यादा बुराई करते थे, लेकिन मैंने उस पेरेंट्स को, मैंने उसकी बुराई नहीं करी, मैंने बोला लड़का आपका अच्छा है, करेगा बहुत, लेकिन मैंने कहा कि आगे तेरे को करना है। तो लेकिन उसका आज सिलेक्शन हुआ है, उसका वहां पे भी सिलेक्शन हुआ है। अब मेरे 3-4 स्टूडेंट्स का भी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया, उसमें भी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि जीएस का पोर्शन मैक्सिमम आया था उसमें। तो स्टूडेंट से बहुत कहा था कि सर जो आपने पढ़ाया था, जो सजेशन करा था, गाइड करा था, काफी कुछ आया और हमें काफी कुछ हेल्प मिला। अब वही चीज मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोगों का भी सिलेक्शन एक बहुत अच्छा हो। अभी तो मेरा जो टारगेट है वो मेरा टारगेट एसएससी सीएचएसएल है। आई विल definitely give my best to each and every subject whatever I teach, and I think कि whatever I teach it will definitely asked in the question paper when you are attempting or when you taking through the SSC CHSL exam. It's my duty और मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा, I give my best, ऐसा हो और आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो। ठीक है, मेरा पोजीशन बहुत अच्छा होना चाहिए, देखो बात ये है। ठीक है, अगर मेरा पोजीशन अच्छा नहीं होगा तो गुस्सा आएगा हमें बहुत तेज। चलो, चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं सोनार क्या होता है। ठीक है, सोनार क्या होता है, देखो सोनार कुछ नहीं है, सोनार कुछ नहीं है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। जैसे रडार होता है ना, रडार के बारे में सुना होगा, तो रडार क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार क्या होता है, रेडियो वेव्स की में यूज करा जाता है। सोनार किस में यूज होता है, हमारे साउंड में यूज होता है। जैसे सोनार के बारे में देखो बताता हूँ, देखो सोनार क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर कौन सी वेव्स होती है हमारी, अगर हम सोनार का यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी हैव टू यूज द सोनार। सोनार क्या होता है बेसिकली, इट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। जो सी है, जो समुद्र है, या जो उसकी गहराई कितनी है, if we want to measure the गहराई or a depth of an sea, we have to use the phenomenon called sonar। पेपर में कई बार पूछा गया है। और ये सोनार के अंदर कौन सी वेव्स होती हैं आपकी, अल्ट्रासोनिक। कौन सी वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सोनार के अंदर जो हमारी वेव्स होती हैं दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। विद द हेल्प ऑफ दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स which is used in the phenomenon of sonar, which is the main purpose of is that to measure the depth of the sea। डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, एक लोकेशन क्या है। और कभी कभी क्या होती है, इट इज ऑल्सो यूज टू लोकेट द एनिमी सबमरीन, जो बेसिकली डिफेंस के पर्पस होते हैं। हाँ, मूवीज देखी होगी, उसमें सोनार के बारे में होगा। अगर आपने जल्दी यशिका जो कोई डिफेंस की मूवी देखी होगी, इंडियन नेवी की जो मूवी से रिलेटेड होगी, अगर वो आपने देखी होंगी तो यू हैव टू डेफिनेटली फेमिलियर विद द नेम ऑफ दैट सोनार। देखा होगा, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, तो वो सोनार है बेसिकली। लेकिन आप बस याद रखना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स आपकी यूज होती है। ओके, हाँ कोई इंटरनेशनल मूवी ही होगी, इंडियन मूवी तो मैं नहीं मान सकता। ओके यस, मरीन वगैरह से रिलेटेड थी वो, बिल्कुल वही होगी। इंडियन मूवीज में तो ऐसा नहीं होता, इंडियन मूवी बस एक ही चीज ही होती है, पहले दूर भागते हैं फिर पास आ जाते हैं, बस और कुछ है ही नहीं इंडियन मूवीज के अंदर। नेवर गेट एनीथिंग, लव एंड ऑल, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। बस सम ऑफ द मूवी, कुछ ऐसी मूवीज या आते हैं जो एक्टर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। देखो मूवीज मुझे देखने में जनरली वो शौक है जो कि रिसेंटली बेस्ड फेनोमेनन्स पे हो। जैसे कोई भी चीज अगर रिसेंटली अगर चल रही हो तो उससे लोगों को कुछ सीखने को मिले, दैट इज कॉल्ड मूवी अकॉर्डिंग टू मी। मूवी का मतलब क्या होता है, कोई चीज हमें सीखने को मिले। और गाने एंटरटेनमेंट के लिए अच्छे हैं, म्यूजिक अच्छी होनी चाहिए, दैट इज द, मुझे मूवी वो अच्छी लगती है। और जहां मुझे मूवी कोई बोरिंग टाइप की लगती है तो मैं तुरंत बंद कर देता हूँ मुझे, लेकिन फिर गाने सुनता हूँ, मैं काम करता हूँ, फिर मुझे गाने से मतलब होता है। तो मूवी से कुछ सीखने को मिले, यू हैव टू गेट समथिंग। अगर चक दे इंडिया देखी आपने, थ्री इडियट्स देखी, तो यू हैव टू गेट समथिंग from that movies, because that movies are belonged from the current situations। द मूवी और जनरली मैंने देखा कि जितनी भी हॉलीवुड की मूवीज होती हैं, दे जनरली बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशंस। दैट इज व्हाई द हॉलीवुड मूवीज मोर इफेक्टिव देन द बॉलीवुड मूवीज। दैट्स अ मेन रीजन फॉर द अट्रैक्शंस। ठीक है, बाकी हंसी मजाक भी होना चाहिए, हंसी मजाक के बिना तो मजा ही नहीं है। ठीक है, यही एक मूवी की सच्चाई है। चल, अब सबमरीन्स में भी ऐसी क्रिया होती हैं, जो शिपवर्क्स होते हैं,
उसके अंदर डिफेंस में यूज करते हैं। पता है आप लोगों को, ये कभी कभी क्या होता है, सबमरीन के जो सीज होते हैं, सीज से भी अटैक होता है जो अटैक करते हैं ना इंडियन नेवी वाले या इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह, सी से भी अटैक करते हैं। तो उसके अंदर भी जो अटैक का जो फेनोमेनन होता है, ये सब सोनार होता है। ठीक है, तो ये सही समझ में आ गई होगी सोनार होता क्या है। इसमें बेसिकली ये याद रखना कि अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड इसमें यूज होती है। रिफ्लेक्टेड साउंड रिसीव बाय द रिसीवर। सोनार इस तरीके से लगा होता है, इस तरीके से जाता है, जो शिप वगैरह होता है शिप में सोनार लगा होता है, वहां से साउंड जाती है टकरा के। आप देखो कैसे निकालते हो, जैसे आपको जब मोहित सर ने आपको मैथमेटिक्स के अंदर स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाया होगा, तो आपको समझाया होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, मुझे तो कॉमेडी और थ्रिलर, मुझे भी एब्सोल्युटली, मुझे भी कॉमेडी बहुत पसंद है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसको कोई बियर नहीं कर सकता। अल्ट्रासोनिक है ना ये शिका, देखो हम लोग कैपेबल किस लिए, मैंने आपको पढ़ाया था, वी आर कैपेबल टू हियर द ऑडिबल साउंड्स, है ना। हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक कर सकते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू हियर द frequency if the frequency exceed from the 20,000 hertz. We are not able to hear it properly. If we want to hear it, हम तो सुन नहीं पाएंगे। अगर हम सुनने की कोशिश भी करेंगे ना, तो हमारे कान के जो पर्दे हैं ना, हट जाएंगे, एंड यू बिकम अ डीफ, हम लोग बहरे पड़ जाएंगे, पूरे तरीके से सुन नहीं सकते किसी चीज को। देखो वही बात है, हर चीज एक लिमिट पॉइंट पर अच्छी होती है। इसलिए कभी भी जो ईयरफोन्स वगैरह यूज करो तो लिमिट साउंड में यूज करो। तो इतने भी ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल खरीद लिए, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल फटी सटी से आवाज आ रही है, वो कान की आपको अफेक्ट कर रही है। प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि कान बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, पता है आपको। ठीक है, ये सो सेंसिटिव ऑर्गन, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। We are earpods, a modern person. They are super safe. Yes, okay. चलो कोई नहीं। ह्यूमन ईयर, अब ह्यूमन ईयर के बारे में जानते हैं, मानव के कान के बारे में देखते हैं। कान के बारे में क्या है, देखो क्या कुछ नहीं है। कान की जो आउटर लेयर होती है, जो ये आउटर लेयर देख रही है ना, ये वाली जो कान की, जहाँ पे आपके ये ईयरबड्स आपके एम्बेडेड हो जाते हैं easily, ठीक है। तो जो काउंट की कहती है, वी आर एबल टू हियर द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑर्गन दैट इज कॉल्ड ईयर। मैंने बताया ईयर कैसा है, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, क्योंकि साउंड को रिसीव करने में हमारी मदद करता है। देयर आर थ्री पार्ट ऑफ द ईयर। ईयर के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं हमारे। ये कोई बायोलॉजी का पार्ट भी है, थोड़ा फिजिक्स का पार्ट भी है, क्योंकि हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं तो साउंड में हमारा ईयर ही मदद कर रहा है। तो हमारे तीन पार्ट होते हैं ईयर्स के, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखते हैं क्या होता है। द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना। जो ये आउटर ईयर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जहां पे ये साउंड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर ईयर होता है। इसको क्या बोलते हैं, पिन्ना, पिन्ना बोलते हैं। इट कलेक्ट्स डाटा। ये क्या करता है, जो साउंड आ रही है उसको कलेक्ट करता है। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपका कान का पिन्ना है, पिन्ना, PI इट्स कॉल्ड पिन्ना। पिन्ना होता है, ये क्या होता है, साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, साउंड कलेक्ट हुई। अब ये जो साउंड कलेक्ट होती है, उसके बाद देखते हैं कि ईयर्स कैसे काम करते हैं हमारे। ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग, द मिडिल ईयर, जो इसके अंदर जो क्या है ना, मिडिल ईयर, जो बीच वाला कान है, जो खोखा सा नहीं बीच में जो होल सा है, दैट इज कॉल्ड मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर क्या करता है, ट्रांसमिट द एम्पलीफाइड प्रेशर। अब क्या होता है, साउंड में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती हैं। कोई साउंड की आवाज, जैसे मैं अभी तेज बोलूं, अगर मैं चिल्ला के बोलूं, चिल्ला के बोला मैंने, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मैं बहुत प्यार से बोलूं, ठीक है, बहुत प्यार से बोलूं, तो उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। अब क्या होगी, वेरिएशन हो गया ना, साउंड में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो गया। एक बार आवाज तेज गई और एक बार आवाज गई बहुत हल्की आई, तो देयर इज वेरिएशन इन द प्रेशर ऑफ द साउंड। साउंड की वेरिएशन में प्रेशर आया, तो इसको जो बैलेंस करता है, इसको एक एम्पलीफाइड फॉर्म में, इसको एक अप्रूव्ड फॉर्म में जो अंदर ले जाने का काम करता है, वो हमारा होता है मिडिल ईयर। क्या करता है हमारे मिडिल ईयर, ये काम हमारा करता है, एम्पलीफाइड वेरिएशन करता है, रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर, और वो फिर इनर ईयर तक हमारी साउंड जाती है। अरे भाई, इसको कोई बैलेंस करने वाला भी तो होना चाहिए। पता चला इतनी ज्यादा साउंड चली गई अंदर कि अंदर वाला इनर ईयर फट गया पूरा। कान के जो पर्दे होते हैं ना, इनर ईयर में होते हैं। इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशन
आर टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये क्या होती है, जो साउंड वेव्स क्या होती हैं, जो इनर ईयर तक पहुंचती है, जिनका वेरिएशन होता है, वो इनर ईयर इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाते हैं, हमारे ब्रेन तक जाते हैं। और ब्रेन क्या देता है, फिर उसी हिसाब से दिमाग चलता है हमारा। और यही दिमाग चलने पर क्या होती है, साउंड, इलेक्ट्रिक, क्योंकि हमारे जितने भी ब्रेन के अंदर सिग्नल्स जाते हैं वो हमारे कहीं से भी जाए, चाहे वो कान से जाए चाहे वो हाथ से जाए, वो सब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएंगे हमारे ब्रेन तक। और ब्रेन, जब मैंने पढ़ाया था बायोलॉजी के अंदर, तो ब्रेन उसके अकॉर्डिंग जहां पे जाना होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसका रिस्पॉन्स देता है। तो मतलब इस तरीके से हमारा क्या होता है, ईयर काम करता है। ईयर के बारे में इतना बहुत है कि ईयर क्या होता है, हमारा जो आउटर पार्ट होता है उसको पिन्ना बोलते हैं, पेपर में पूछ सकते हैं, पिन्ना बोलते हैं। पिन्ने का काम क्या होता है, जस्ट रिसीविंग द साउंड। और उसके बाद क्या होता है ना, मिडिल ईयर होता है। मिडिल ईयर क्या करता है, जो प्रेशर वेरिएशन होता है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को, उसको एक स्पेसिफाइड फॉर्म में, एम्पलीफाइड फॉर्म में हमारे इनर ईयर तक पहुंचाता है। और इनर ईयर उस क्या करता है, उसको रिसीव करता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन उसका आउटपुट देता है। इट्स अ वे, इट्स अ टीनिंग और इट्स अ वर्किंग ऑफ ईयर। ये क्लियर हुआ आपको, ईयर, क्योंकि देखो मैं साउंड पढ़ा रहा हूँ तो साउंड में ईयर ही काम आता है आपके। इट इज क्लियर टू यू, क्लियर है सबको, आई थिंक क्लियर होगा। अरे बता दो क्लियर है। यश, ओके यश क्लियर है, ओके। यश लग रहा है सो गया आज, नहीं जाग रहा है, जाग रहा है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, साउंड वाला पार्ट खत्म हो गया। अब साउंड के बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट। अच्छा, साउंड की स्पीड मैक्सिमम किसमें होती है, सॉलिड में होती है, स्टील में। याद रखना, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में होती है। फिर देखो क्यों से होती है हीट, आज ही करते हैं। अरे बहुत छोटा सा ही समझा दूंगा अभी, देखो बहुत छोटा सा। क्या हुआ, क्यों हाथ क्यों नहीं करे, करने दो। ये देखो क्या होता है, सॉलिड है। सॉलिड में अगर मैं मारूंगा तो आवाज ज्यादा बनती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज आज से ही स्टार्ट करेंगे, अभी तो 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट्स आर लेफ्ट। और मैंने आज तो बहुत कुछ ज्यादा पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। वेट अ मिनट, चलो पीपीटी अपलोड करें। देखो क्लास, अगला टॉपिक आपका क्या है, हीट है। हीट देखते हैं, हीट क्या है, देखो हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। और हीट की यूनिट जशिका बताएगी मुझे क्या होती है, जूल। एनर्जी की यूनिट भी एनर्जी, हीट भी क्या है, एक एनर्जी है, जूल, जे, जूल होती है इसकी यूनिट। ठीक है, अब क्या होती है, देखो हीट क्या करती है, द ट्रांसफर ऑफ हीट इज ऑलवेज फ्रॉम द हॉटर टू कोल्डर एरिया। मतलब हीट हमेशा कहाँ से ट्रेवल करती है, ध्यान रखना, जो हॉटर पार्ट होता है, जो हीट होती है, नाम में ही हॉटर आ रहा है यार, सीधी सी बात है, हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ हमारी क्या होती है, हीट ट्रेवल करती है बेसिकली, ट्रांसफर होती है हीट हमारी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लिया, जैसे आपने कोई भी मेटेलिक चीज है, मेटेलिक चीज को आपने एक साइड से बंद करा, और मेटल आपको पता है हीट का गुड कंडक्टर होता है। कोई भी मेटल अगर आप यूज करते हो, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जब भी आप खाने में खाना बनाते हो, यूटेंसिल्स वगैरह में, तो आप गर्म हो जाता है और उसको हल्के से पकड़ लेते हो तो चप से लगता है एकदम से। वो क्या है, क्योंकि हीट क्या करती है, हमेशा आपके वाटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ ट्रेवल करती है। मतलब ये इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है, हमारी हीट कहलाती है बेसिकली। और हीट और टेम्परेचर में क्या होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। टेम्परेचर क्या होती है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन आवर बॉडी। ठीक है, ये क्या होती है, सेंसेशन होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जो हॉटनेस है और जो कोल्डनेस है, हमारी बॉडी अगर गर्म पड़ रही है तो हमारी बॉडी में कोल्ड है, हमारी बॉडी बहुत
गर्म पड़ गई, बहुत गर्म पड़ गई, तो बोलेंगे गर्म बहुत है बॉडी। तो ये डिग्री जो मेजर कर रहे हैं, जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम डिग्री हमारे बॉडी टेम्परेचर को, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी टू द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी टेम्परेचर। हमेशा अगर टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए एक जगह है टेम्परेचर T1, ठीक है, कुछ टेम्परेचर है सिर्फ 15 केल्विन का टेम्परेचर है, एक जगह टेम्परेचर है 20 केल्विन का। जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो क्या करता है, हमें हीट के बारे में बताता है। ठीक है, हीट और टेम्परेचर में बस मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ, हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। जो मेजर करते हैं हॉटनेस और डिग्री का, कोल्डनेस एंड हॉटनेस, वो टेम्परेचर कहलाता है। और जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड हीट। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है हमारा, हीट आपका कहलाता है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सबको जैसे बेसिक बेसिक सी चीजें पता भी होंगी, आई थिंक सो, कि बेसिकली आपका जो आइस होती है, आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी होती है। ठीक है, सर आइस क्या होती है, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, आइस क्या हमारी सॉलिड स्टेट थी, 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है, और अगर आइस पिघल जाती है तो बन जाती है पानी। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब पानी को जब हम गर्म करते हैं या भाप बनती है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का कितना होता है यशिका, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है हमारे, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सेल्सियस में इतना होता है। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करी जाए तो कितना होता है, देखो ये तो डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो हमारे डिग्री सेल्सियस पानी का। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में क्या करेंगे तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में होता है 32। मैं आइस की बात कर रहा हूँ ये शिका। ठीक है, फ़ारेनहाइट में होता है 32। लेकिन हाँ, बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में बात करेंगे, और अगर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि डिग्री सेल्सियस को, जो वेरिएबल के पेपर में बहुत ज्यादा आता है और इवन यहाँ पे भी बहुत आता है, अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो क्या रिलेशन होता है। तो आप एक हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन, पहले पीडीएफ की तरफ मत देखो, तो मैं समझा रहा हूँ उधर देखो, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। डाल दी हेडिंग। अब एक बहुत सिंपल सा एक रिलेशन बताऊंगा, अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि क्या होता है कन्वर्जन आते हैं कभी कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, मतलब रिलेशन क्या है। तो पहले सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी भाषा, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। लिख लो कॉपी में, बहुत प्यार से रिलेशन लिखो ये कॉपी में, क्योंकि ये मैक्स अगर न्यूमेरिकल बनता है फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल इस पार्ट से बनता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट से। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशन हुआ, C/5 F-32/9। अब मैं आपको दूं, अब मैं आपको बोलूं कन्वर्ट, क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो चैट बॉक्स में लिखना, कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, ऐसे आएगा क्वेश्चन। आपने ऐसे आएगा, कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तो आप क्या करोगे, इसमें जगह जहां सेल्सियस की वैल्यू दे रखी, सेल्सियस की वैल्यू कितनी थी, 37, सी की जगह 37 पुट कर देना। ठीक है,
और एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। इतना तो कर लोगे ना यशिका? जो आपका आंसर आएगा वो बता देता हूँ, 98.6 आएगा, करके देखना। ठीक है, 98.6 मतलब हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं? अब उल्टा भी हो सकता है, आपको हो सकता है 98.6 क्या दे दे, फ़ारेनहाइट दे दे, आपसे बोले कन्वर्ट करो। अब 37 मैंने क्यों दिया? क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, एवरेज बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये रिलेशन किसका हो गया? फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। तो इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब पेपर में डायरेक्ट रिलेशन आते हैं, आपको रिलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आता है और कैसे, कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया। प्लीज नोट डाउन दैट फॉर्मूला, प्लीज 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 बाय हार्ट। थर्मोमीटर से तो हम मेजर करते ही हैं, लेकिन थर्मोमीटर में अलग अलग वैल्यूज होती है ना। हाँ, फ़ारेनहाइट बेसिक होता है हमारा। हम लोग जो होते हैं बेसिक फ़ारेनहाइट बोलते हैं ना, कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98 है। और वो जो थर्मल गन वाली जो होती है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर नापती है, वो जल्दी जो यूज करते हैं चेकिंग पर्पज से, जो आज कोरोना को चेक करने के लिए, वो होती है सेल्सियस में। देखना कभी भी की रेंज ये होती है कि 39 से ऊपर होती तो मतलब कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। दे आर नॉट अलाउड यू टू गो इनसाइड इन अ मेट्रो anything when you are going to mall or any place. First of all you have to go for the thermal checking. थर्मल चेकिंग में जाते हो ना, वही चीज वो सेल्सियस में होती है हमारी जगह, और जो हमारा थर्मोमीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है बेसिकली। तो इस तरीके से हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब दैट इज द रिलेशन बिटवीन। अब अगली हेडिंग डालो चैट बॉक्स में, देखना रिलेशन बिटवीन, बाकी भाषा यही लिखी हुई है आगे। डोंट, मैं भाषा पे विश्वास नहीं करता, मैं समझाने पे विश्वास करता हूँ। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, ये तो आपके लिए है, जब आप पढ़ना तो आराम से पढ़ लोगे। डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है यशिका आपकी और यश? डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू, यस वेरी गुड यश, 273 प्लस सी। ठीक है, अब इस फेनोमेनन से बहुत कुछ हो सकता है आपको, इससे बहुत चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे आपको क्या होगा, आपको बोलेगा कि, बोल देगा कि आपका है 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस को, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट इनटू केल्विन। मतलब जब रेलवे के पेपर हुए थे ना, तो उसमें बहुत पूछा गया था क्वेश्चन, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, यस 310 आ जाएगा। क्योंकि क्या करोगे, आपको केल्विन दिया हुआ है, ओ सेल्सियस दिया हुआ है, उसमें ऐड कर दोगे कितना, 37, चैट बॉक्स में देखना, तो 310 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रिलेशन होता है, दैट इज अ रिलेशन, हाउ वी कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन एंड हाउ वी कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब मुझे एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, मुझे आंसर बताना, जो बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया पेपर के अंदर। बताओ, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो प्लीज कॉपी के अंदर। एट व्हाट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल। एट व्हाट टेम्परेचर, चैट बॉक्स, वेरी गुड, -40, -40 इज द राइट आंसर। क्यों ये शिका, -40 क्यों? फॉर्मूले में डालो, फॉर्मूले में क्या डालोगे, -40 डालो, -40 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -40 -32 डिवाइडेड बाई, देखो दोनों वैल्यू बराबर ही आएगी, -8 इधर भी आएगा और -8 इधर भी आएगा। क्लियर हो गया? कि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यश का, यश को आंसर पता था इसका, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू किस टेम्परेचर पे इक्वल होती है, -40 डिग्री पे। क्योंकि जब वो C/5 वाला फॉर्मूला बताया ना, C/5 इज इक्वल टू F - 32/9, उसमें जब डालोगे तो दोनों की वैल्यू बराबर बराबर आएगी साइड में।
तो यही है क्या कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। प्लीज ये याद रखना, कभी कभी ये सीएपीएफ में डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ लेता है कि कौन सा रिलेशन सही है स्टेटमेंट में। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा रिलेशन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में सही है और कौन सा गलत है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, ठीक है। और यही आगे लिखा हुआ है, जो भाषा मैंने समझाई ना, देखो पीडीएफ में देखो, आपको जगह दिख रही होगी, तो यही चीजें लिखी हुई हैं। एट -40 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ बोथ आर इक्वल। यशिका समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं, पक्का ना। चलो फिर बस इतना ही समझाना मुझे, ठीक है। बाकी कल हीट वाला कंप्लीट करेंगे हम लोग। हीट के बाद हम लोग वाटर के बारे में देखेंगे, फ्लूड के बारे में, फ्लूड भी आएगा अभी, फ्लूड के बारे में, हीट के बारे में, ठीक है। आप लोगों की क्लास होगी ना टिग्नोमेट्री की, क्या पढ़ रहे हो टिग्नोमेट्री में आजकल? हाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, पढ़ते हो सबके साथ, देख रहे थे लेक्चर सबका सुन रहे थे। साइन कोस, अच्छा साइन कोस वो कैसे 90 डिग्री को उसमें चेंज करते हैं ना। ठीक है चलो कोई नहीं, ठीक है बाय। आप लोग ज्वाइन कर लो पहले क्लास ना, होगी क्लास होगी। बाय बोथ ऑफ देम, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट यशिका फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, ऑल द बेस्ट यश आल्सो फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है। चलो बाय। You are currently the only person in this conference.